सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। 3 तलाक देने पर होगी 3 साल की जेल। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हस्ताक्षर। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पर सरकार ने मांगा विपक्ष का समर्थन। बेरोजगारी और नई नौकरी तलाशने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को मिलेगा नकद भुगतान। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत। सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए पात्रता शर्तों में भी दी गई छूट। भारत की बदलाव यात्रा में साझेदार बने रोमानिया के कारोबारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया भारत में निवेश का न्योता। व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच 3 अहम करार। स्वदेश रवाना होने से पहले आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान की भारत से वार्ता प्रक्रिया बहाल करने की अपील। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक का दिया प्रस्ताव। और एशिया कप में भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 3 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार बने मैन ऑफ द मैच। टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला। एक बार में 3 तलाक से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे जुड़े बिल के संसद में लंबित होने के चलते कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तलाक के बढ़ते मामलों के चलते इसे रोकने वाला कानून लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी से अपील भी की कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पारित कराने में मदद करें। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने को सरकार ने अब अध्यादेश के जरिए दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के अवरोध के चलते अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से मौजूदा सितंबर महीने तक 3 तलाक के 430 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले इस अन्याय की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बेहद आवश्यक होने के चलते सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। There was a compelling necessity to come with an ordinance. There was an overpowering urgency to come with an ordinance. दुनिया के 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है, लेकिन भारत ऐसे सेक्युलर मुल्क में बड़ी संख्या में हमारी खवातीन बेटियों बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बीते मानसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इस पर समर्थन की मांग की। सोनिया जी, ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है। सोनिया जी, ये अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि वोट बैंक की चारदीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए आपका समर्थन हो। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने 3 तलाक पर अध्यादेश लाने को चुनावों से पहले की राजनीतिक कवायद बताया है। अगर व्यक्ति जेल चला जाएगा तो उस गरीब असहाय मुस्लिम महिला को भत्ता कौन देगा? उसके बच्चों का खर्चा कौन देगा? उसकी रोजी रोटी चलाने का खर्चा कौन देगा? इसलिए कानून में इस संशोधन को हमने सुझाया था, पर मोदी सरकार इसे राजनीतिक फुटबॉल अधिक और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का मामला कम बनाना चाहती है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था, तब सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक तैयार किया था। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल कई प्रावधानों पर अब तक असहमत हैं।
हाल में सरकार ने इन मांगों के अनुरूप विधेयक में संशोधन करते हुए कई मांगों को शामिल कर लिया था। इसके तहत पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब पीड़ित पत्नी या उसके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से FIR कराई गई हो। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 तलाक के खिलाफ अध्यादेश को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब उन दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि जिन्होंने वोट बैंक की खातिर मुस्लिम महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। अमित शाह ने कहा कि अब मुस्लिम महिलाएं भी गरिमा के साथ जीवन जी सकेंगी। वहीं कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जो सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया और लॉ जो आएगा तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा और मुस्लिम समुदाय में मुझे लगता है काफ़ी उन्नति होगी और जो और भी जो कुरीतियाँ हैं मुस्लिम समुदाय में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय आगे आएगा और इनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने टाइम्स की आज की मतलब टाइमिंग और जनरेशन को देखते हुए आज का युग देखते हुए अपनी जो ये सोशल कुरीतियों के विपक्ष में आवाज़ उठाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की बैठक में कल कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA ने 3,466 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर बांध पुनः स्थापन और सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। 198 बांधों की सुरक्षा और उनके संचालन में सुधार और व्यापक प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थागत मजबूती के लिए विश्व बैंक वित्तीय सहायता देगा। 3,466 करोड़ रुपए की परियोजना में 2,628 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। CCEA ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को काम के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिए जाने को भी मंजूर किया गया है। इसके लिए 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कुल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा। इससे करीब 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद में पिछले दिनों मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। आंगनवाड़ी वर्कर्स का पहले अनुरोध था 3,000 रुपया पर महीना, अब ये बढ़कर हो गया 4,500 पर महीना, तो पूरे 1,500 रुपये की बढ़त हुई है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जिसको हम मिनी आंगनवाड़ी सेंटर भी कहते हैं, वो पहले 2,250 मिलता था उनको, अब वो बढ़कर 3,500 हो गया है। और जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, जिनको सिर्फ 1,500 मिलता था, उनको भी 2,250 मिलेगा। देश भर से आई आंगनबाड़ी की 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन महिलाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि पूरे देश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंची। प्रधानमंत्री ने बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर आहार को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में इसका खास महत्व है और ये बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सितंबर में चलाए जा रहे पोषण माह से इस मामले में जो गति आई है वो थमनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखेंगे और समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। द्वारका के सेक्टर 25 में तैयार किया जा रहा ये सेंटर विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर 221 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर को अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सेंटर को तैयार करने की अनुमानित लागत 25,700 करोड़ रुपए होगी। ये सेंटर भारत में सबसे बड़ा इंडोर प्रदर्शनी स्थल होगा। गुणवत्ता के लिहाज से कन्वेंशन सेंटर की सुविधाएं विश्व के श्रेष्ठ केंद्रों के जैसी ही होंगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजनों के साथ साथ बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, ट्रेड शो जैसे आयोजन किए जाएंगे। इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलने के अलावा रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। ये केंद्र औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी DIPP की तरफ से स्थापित सरकारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता में ढील दी है।
ईएसआई निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी और नई नौकरी तलाशने की स्थिति में उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशलिटी उपचार का फायदा उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें पहले के 2 वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया गया है और इसके लिए 78 दिनों के अंशदान की जरूरत होगी। इसके अलावा बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में भी छूट दी गई है। इसे 1 वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा। बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर दिए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी करके इसे मौजूदा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कल आयोजित 175वीं बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का 2018-19 के लिए फिर से गठन कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की संख्या 24 है। इनमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन 8 समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया है। समितियों में राज्यसभा के 10-10 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा से 21-21 सदस्य हैं। राज्यसभा के तहत वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष नरेश गुजराल को बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर राम गोपाल यादव, गृह संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष पी चिदम्बरम, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया, उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष आरसीपी सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा को बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष डेरेक ओब्रायन को बनाया गया है। विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती है। संसद की भले ही साल भर में 70 के आसपास बैठकें होती हों, लेकिन संसदीय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठकें होती हैं। सभापति ने बीते सत्रों में समितियों के कामकाज पर प्रसन्नता जताई थी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के रोमानिया दौरे की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझीदार बनने का न्योता दिया। भारत रोमानिया बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के मकसद से सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में सभी उपाय कर रही है। स्वदेश रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति आज बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझीदार बनने का न्योता दिया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। He also gave an open call. People might have talked earlier of a red tape delay. Now he said it is red carpet. Whoever want to come to India, want to invest, invite them with open arms. Then he said ease of doing business. Any problems for the businessman, they should be addressed by the respective wings of the government. Then ease of approvals, getting permissions is also another important aspect. Ease of permissions also has been given. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 8% से ज्यादा के विकास दर से प्रगति कर रहा है। भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए उन्होंने रोमानिया के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। The Deputy Prime Minister said she is in mad love with India. That means Indian culture, Indian heritage. I appeal to all of you, you also visit 2-3 times, you will also be in mad love. Because that is the attraction of the
that great country. It's not because of my country I'm saying it. Once you come there, you will naturally get attracted. And the transformation that's happening will make it much more stronger in the coming days. Let us join together to take our bilateral relations to a much higher level and have close cooperation. Let us try to understand each other. Let us try to reach each other. Let us try to appreciate each other. Let us try to move together. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आयुष इंफॉर्मेशन सेल का शुभारंभ किया। साथ ही आयुर्वेद इन रोमानिया नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इससे पहले बुधवार को बुखारेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने CII, एसोचैम और PhD CCI के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। बुखारेस्ट से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री वियोरिका डेंसेला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ICT, दवा, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्री फूड और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात की। दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही हवाई संपर्क बढ़ाने, वीजा मिलने में आसानी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने रोमानिया के नागरिकों में आयुर्वेद को लेकर मजबूत स्वीकृति पर खुशी जताई। Our cooperation can lead to faster growth of our economies further. We intend to deepen and diversify economic and technological cooperation between our countries. India-Romanian annual bilateral trade has risen to $810 million in 2017-18, a 40% increase over the last year. और इससे पहले उपराष्ट्रपति ने बुधवार को रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर बात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत रोमानिया के बीच संबंधों की मजबूती पर खास जोर दिया। भारत और रोमानिया के बीच अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज रोमानिया के राष्ट्रपति एचई मिस्टर क्लॉस वर्नर लोहानिस के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को स्थापित करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों का आधार बताया। The morning's talks with the Honorable President and his delegation were very meaningful and very productive. We acknowledge the long-standing excellent relation between India and Romania, reviewed bilateral and multilateral cooperation, and reaffirmed the mutual desire to comprehensively strengthen our partnership across the political, economic, science and technology, culture and people-to-people domain. We focused on strengthening our trade and investment. पहले रोमानिया संसद की ऐतिहासिक इमारत में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की रोमानिया की सीनेट के अध्यक्ष और रोमानिया के चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के अध्यक्ष के साथ आपसी रिश्तों को लेकर वार्ता हुई। इसके बाद उपराष्ट्रपति दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनवरी 2019 से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी के लिए रोमानिया को शुभकामनाएं दी। I convey best wishes for the upcoming presidency of Council of European Union in January 2019. Romania has emerged as a respected leader in the Balkans. We appreciate Romania's spirit to succeed and have faith in its efforts for a better tomorrow. बैठक के बाद भारत और रोमानिया के बीच पेट्रोलियम और गैस से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर भी जोर दिया। I am glad that we agreed that we shall work towards enhancing already excellent trade relations. I am also glad that Petroleum University of Policia, Romania and Pandit Deendayal Upadhyaya Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, signing an MOU for capacity building and mutual trade
we have to create the needed atmosphere and global consensus to fight terrorism, which is a menace for the humanity. उपराष्ट्रपति की ये यात्रा भारत रोमानिया के संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर हुई है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से रोमानिया के साथ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारत के उपराष्ट्रपति और रोमानिया राष्ट्रपति के बीच में व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के रिश्तों को मजबूत करने की बात की गई है और द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने किसी भी तरह का आतंकवाद को खंडन किया है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं रोमानिया प्रेसिडेंशियल पैलेस से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक का आग्रह किया है। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद इमरान खान की ओर से द्विपक्षीय वार्ता का ये पहला औपचारिक प्रस्ताव है। इमरान खान का ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का जवाब है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच फलदायक और रचनात्मक संबंधों का संकेत दिया था। और आइए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अखिलेश, पिछले कुछ हफ्तों से इस बात को लेकर अटकलें भी थी कि UNGA में सुषमा स्वराज और कुरैशी की मुलाकात होगी या नहीं, और इससे पहले हम देखें तो आखिरी बार 2015 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्ता हुई थी। अब इमरान खान का ये पत्र क्या एक तरह से आधिकारिक प्रस्ताव माना जाए बातचीत को लेकर, और किस तरह की संभावनाएं हैं आगे की राह को लेकर? देखिए, इस मामले में जो पाकिस्तान और भारत दोनों के सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पर बातचीत चल रही है कि विदेश मंत्रियों की बातचीत कैसे कराई जाए। एक तो फॉर्मेट ये है कि सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक होगी न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस पे, तो उसमें निश्चित तौर पे दोनों देशों के प्रधानमंत्री आएंगे और सार्क के अन्य देशों के विदेश मंत्री और भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो 1-to-1 की बात है उसके बारे में अभी विदेश मंत्रालय ने कोई पुष्टि नहीं की है, क्योंकि जो बात यह थी कि भारत आतंकवाद के रहते हुए पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, यह एक भारत की प्रस्तावना थी। और भारत यह असेसमेंट कर रहा है कि इधर के दिनों में आतंकवादी गतिविधियों में कितनी कमी आई है, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग में क्या स्थिति आई है, और उसके अलावा जो कल BSF के एक जवान का म्यूटिलेशन हुआ उसके बाद एक स्थिति और पेचीदा हो गई है। और यह अक्सर होता है जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत की कोई शुरुआत करने की बात भी होती है, शुरुआत भी होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई न कोई हरकतें होती हैं। तो भारत इस बात को एसेस कर रहा है कि निश्चित तौर पे क्या इमरान खान के नियंत्रण में कुछ है या नहीं है। हालांकि यह मानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान सेना के काफी करीब है, लेकिन इमरान खान खुद जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो किस तरह से पाकिस्तान की सेना को प्रभावित कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आतंकवादियों पे नियंत्रण कर सकते हैं, तो यह एक असेसमेंट होगा। अभी 1 सप्ताह का वक्त है और इस 1 सप्ताह के वक्त में भारत सरकार निश्चित तौर पे एक निर्णय लेगी कि उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो पुष्टि है वो सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए और इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी गुट लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय खतरा पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में आतंकवाद पर पाकिस्तान ने अमेरिका की चिंताओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल अगस्त में दिसंबर तक पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी। बावजूद इसके पाकिस्तान ने अमेरिका की चिंताओं को सही ढंग से नहीं लिया। पाकिस्तान की धरती पर आतंकी गुटों ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल हुए करीब 59% आतंकी हमले भारत समेत 5 एशियाई देशों में हुए हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और फिलीपींस भी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में हो रहे आतंकी हमलों के मामले में पिछले साल 23% की कमी आई है। साथ ही ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की तादाद भी 27% घटी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत अफगानिस्तान विकास साझेदारी समेत कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच ये पहली वार्ता थी।
दोनों नेताओं ने मुंबई में 12 से 15 सितंबर के बीच भारत अफगानिस्तान व्यापार और निवेश शो के सफल आयोजन की सराहना की। साथ ही समुद्री और हवाई मार्ग के जरिए कनेक्टिविटी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। साथ ही दोनों नेताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का फैसला भी किया है। बाद में राष्ट्रपति अशरफ गनी के सम्मान में इंडिया फाउंडेशन में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने शांति वार्ता पर भी अपनी राय रखी। Why is peace with Taliban important? Because if we arrive at peace with Taliban, we can concentrate on counterterrorism in earnest. No matter how long the conflict has gone on for and how much blood is spilled, Taliban are part of the Afghan society. Foreigners, members of Daesh, these international terrorist networks are not. So we need to devise a way to separate the two, and what is internal needs to be separated from what is regional and global. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को खुद ये तय करना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक लागू रहे। भविष्य का भारत विषय पर आरएसएस की व्याख्यानमाला के तीसरे और आखिरी दिन कल मोहन भागवत ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो नई जातियां आरक्षण मांग रही हैं उन पर उनसे जुड़े फोरम को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण से नहीं बल्कि आरक्षण की राजनीति समस्या है। ये बात ध्यान में रखिए, सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। बात खेलों की। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टूर्नामेंट में कल खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 163 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने के लिए ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दी। कप्तान रोहित शर्मा ने 52 रन और शिखर धवन ने 46 रनों की पारी खेली। इसके बाद अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारत ने 2 विकेट खोकर 29 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पूरी टीम 43.1 ओवर में 162 रन ही जोड़ पाई। टीम इंडिया की ओर से भुवनेश्वर कुमार और केदार जाधव ने पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए। आज एशिया कप में अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका में खेली जा रही भारत श्रीलंका T20 सीरीज में कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। पूनम यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से भारत ने श्रीलंका को 13 रनों से हरा दिया और 5 मैचों की सीरीज में पहली जीत हासिल कर ली। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आखिर में एक नजर देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए शिशु मृत्यु दर सुधरते हालात। नमस्कार।